बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। एनडीए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में हुई बैठक। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। यूपी से एनडीए सांसदों के लिए जारी होंगे निर्देश। मथुरा शाही ईदगाह जन्मभूमि विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। फैसले के लिए अहम हो सकता है दिन। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। 17 अगस्त को एल्विश के घर की गई थी रेकी और राउंड फायरिंग हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होगी। सीएम योगी के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रीगण इसमें मौजूद रहेंगे। यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देश जो है अब जारी होंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं हलचल जो है बेहद तेज है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में बैठक होगी। चुनावी रणनीति पर यहां पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम मंत्रीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक काफी ज्यादा अहम। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है एक बैठक को लेकर एक खबर है। एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो कि साउथ से एक चेहरा बीजेपी निकाल कर लेकर आई है, तो ऐसे में उनके समर्थन में बैठक हुई है और चुनावी रणनीति पर इसमें चर्चा हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता रहे हैं यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम योगी के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा जो है इसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ खास दिशा निर्देश जो है जारी किए जाएंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देश जो है जारी होंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो कि काफी ज्यादा अहम आज मानी जा रही है। इसमें तमाम मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ कई सारे मंत्री जो है इसमें मौजूद रहेंगे और देखना होगा क्या कुछ खास दिशा निर्देश इस दौरान जारी होंगे। बीते दिन मानसून सत्र जो है वो समाप्त हुआ है। ऐसे में अब जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस समय बेहद तेज हैं और जैसा कि कयास है कि सीधे तौर पर साफ बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ खास दिशा निर्देश यहां पर दिए जाएंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं और इसी के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। इसी के मद्देनजर जो है उनको यहां पर चुना गया है और संघ साउथ और सामाजिक समीकरण को यहां पर बैठाने के लिए एक चेहरा बीजेपी निकाल कर लेकर आई है, जो कि सीपी राधाकृष्णन है। और इस बीच हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमन, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बैठक को लेकर? कब ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन शामिल रहने वाला है और क्या कुछ इस बैठक को लेकर अंदर खाने से खबर सामने आ रही है?
देखिए निशु, ये एक बड़ी खबर है। लखनऊ से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास पर ये आज दिन 3:30 बजे ये पूरी बैठक आयोजित होगी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये इस बैठक में शामिल होंगे। और अगर बात की जाए तो तमाम विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अगर निश्चित जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश के समीकरण की, तो उत्तर प्रदेश में अभी 9 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उसकी चर्चा हो सकती है। और उसके बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 2026 का जो शुरुआत है उसमें जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो होने हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा पहलू माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण के आधार पर ये सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस चीज को मानते हैं कि राजनीति में उत्तर प्रदेश में अगर जातीय समीकरण नहीं है तो कहीं ना कहीं चुनाव में आपकी जो भूमिका है वो अहम नहीं मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्राम पंचायत के चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होनी, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर 3:30 बजे होगा। और इसमें सबसे बड़ा अहम पहलू ये भी है कि अगर उपचुनाव में उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है उनकी भूमिका पहले से ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वो मुंबई में राज्यपाल की भूमिका में भी रह चुके हैं और उनका एक संघ से एक पुराना जुड़ाव रहा है। जब वो 16 वर्ष की आयु में थे तब वो संघ के साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं संघ का जो योगदान है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बार ये देखा जा रहा है कि वही विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष में भी एक बड़ा चेहरा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा। तो कहीं ना कहीं समीकरण हर पार्टी हर दल अपने अपने तरीके से करने में लगा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए तो एक बड़ी लखनऊ से ये खबर है। वहीं अगर बैठकों की बात की जाए तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल की बात की जाए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिन पहले भी बैठक की थी। दोनों डिप्टी सीएम ने भी सीएमओ के साथ बैठकर बैठक की थी। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से अलग अलग एफर्ट कर रहा है कि उनका जो उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसको विजय घोषित करा जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये समीकरण हर व्यक्ति हर पार्टी अपने अपनी तरफ से लगा रही है कि उनका जो उम्मीदवार है उसको विजयी किस तरीके से घोषित कराया जाए। क्या मुख्य रणनीति रहती है, इन सब बिंदुओं पर दिन 3:30 बजे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल अमन, आपने सही कहा कि जो उनका ऑरा है, जो राजनीतिक अनुभव है वो काफी ज्यादा है। सीपी राधाकृष्णन की बात हम करें और जिसका जिक्र आपने भी किया कि संघ में उनकी भूमिका जो है वो काफी अहम रही और हमने देखा भी है बीते कुछ सालों में कि बीजेपी की ओर से जो भी कोई चेहरा सामने रखा गया है तो उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं संघ में जो है काफी महत्वपूर्ण देखा गया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो, मध्य प्रदेश के सीएम हो, राजस्थान के सीएम हो, तीनों ही संघ से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनका नाम जब सामने आया था तब भी संघ की बात सामने आई थी। और ऐसे में बात की जाए चिराग पासवान हो, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू हो और तमाम अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से भी सीपी राधाकृष्णन को लेकर जो है इसकी सराहना की गई है कि वो जो नाम है वो सबसे ज्यादा परिपक्व नाम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनके नाम को लेकर क्या कुछ माहौल है? देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है संघ की। जिस तरीके की चर्चा की जाए राजनीति में चर्चा की जाए तो एक बड़े चेहरे के रूप में उनकी छवि मानी जाती है। जिस तरीके से अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में लगातार जब से उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने स्वीकृति दी है तो कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हों चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों उनके ऊपर एक खुशी की लहर है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसी छवि का है जिसका एक पुराना राजनीतिक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं जब पूर्व उपराष्ट्रपाल राष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे किन कारणों से उन्होंने अपना
पद छोड़ा, तो वही उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी जो मेडिकल स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है कि वो अपने पद को यथास्थिति रख सके। तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रयास थे वो किए गए, लेकिन उसके बाद भी जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं बिल्कुल जगदीप धनखड़ जी बिल्कुल ने अमन, और यूपी बीजेपी की जो एक कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि एनडीए सांसदों के लिए क्या कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, तमाम अन्य जानकारी के लिए भी आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से ही बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक मांग सामने रखी है। कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उनकी ओर से की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग भी यहाँ पर डिप्टी सीएम की ओर से रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उन्होंने की है। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए। अमन, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम, उनकी ओर से मांग रखी गई है कि कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, और इसी के साथ नाम बदलने की बात भी उनकी ओर से की गई है कि जो है जगह का नाम बदला जाए। क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग वो कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो बात की जाए, अलीगढ़ की चर्चा जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री ने तमाम जो अपने समर्थक हैं उनसे भी चर्चा की और प्रदेश की जनता से बात की। तो कहीं ना कहीं जो संदेश मुख्यमंत्री का स्पष्ट था कि सभी तरीके से जो सनातन की जो लहर है वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कहीं ना कहीं सनातन से जो शब्द आमतौर पर ये समझ में आता है कि सनातन सिर्फ हिंदू शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन एक ऐसा शब्द है कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता का प्रतीक होता है वो सनातन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी स्पष्ट जानकारी हमेशा से दी जाती रही है कि नाम बदलने का जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं है। अमन, और देखना होगा मांग जो सामने रखी गई है इस पर क्या कुछ आगे होता है, और ऐसे में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए उनको भी भारत रत्न देने की मांग यहाँ पर की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि गैर हाजिर डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और बिना सूचना गायब 7 डॉक्टर बर्खास्त कर दिए गए हैं। लापरवाही पर डॉक्टरों को सजा दी गई है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है, जहां पर जो तमाम डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से नदारत पाए गए उनको बर्खास्त किया गया। बताया गया है 7 डॉक्टर बिना सूचना के अपने ड्यूटी से गायब पाए गए, जिन पर एक्शन लिया गया है और डिप्टी सीएम की ओर से एक्शन लिया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जो है एक के बाद एक प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे में ब्रजेश पाठक जिन्होंने एक्शन लिया है और जो तमाम डॉक्टर अपनी ड्यूटी से बर्खास्त थे, गायब मिले हैं और लापरवाही के चलते यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है। ऐसे में डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले समय में कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण मामले को लेकर जो है आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे का समय मुकम्मल किया गया है, जब ये सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इस समय सुनवाई चल रही है और 18 जुलाई को कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया था। प्रतिनिधि क्षमता के लिए ये आवेदन दायर किया गया था और राज्य में, और ऐसे में आज का दिन जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ सुर्खियों में है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ इस पूरे मामले को देख रही है। माना यह जा रहा है कि कोर्ट शुक्रवार को वाद के प्रमुख बिंदुओं को तय कर सकता है, जो इस विवाद के निपटारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यह विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद उस स्थान पर बनी है जो कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनका कहना है कि स्थल भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में
मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातत्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए हैं, मथुरा जन्मभूमि से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। क्या कुछ फिलहाल माहौल बना हुआ है, क्या कुछ अपेक्षाएं हिंदू पक्ष की भी और मुस्लिम पक्ष की भी? जी, हम आपको बता दें, मथुरा में इस समय सभी ब्रजवासी और सनातनी इस फैसले के इंतजार में है कि क्या फैसला आएगा। वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी पक्ष आए, जो भी फैसला आएगा हाईकोर्ट का, वह हिंदू पक्ष में है। आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि की गेट नंबर 1 पर है और यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर काफी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि अभी 17 जुलाई को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और सभी सनातनी हिंदू आज इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि जो कि 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। राम मनोहर, जो जस्टिस है राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनकी सिंगल बेंच में आज सुनवाई प्रारंभ होगी। और इसी के साथ साथ जैसे कि बताया ये जा रहा है कि 18 याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई चल रही है, तो क्या कुछ याचिकाएं हिंदू पक्ष की ओर से? हाँ, हम आपको बता दें कि लगातार लगभग 18 याचिकाएं हैं, जिनमें से एक याचिका है बिल्कुल मेन है, विवादित ढांचे की वजह शाही ईदगाह का मामला लगातार ये चला आ रहा है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ दलीलें हैं अमन? मुस्लिम पक्ष भी यही लगातार कह रहा है कि ये विवादित ढांचा नहीं है। वो मुस्लिम पक्ष का भी यही कहना है, वो कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रहा है। इसका कहना है यह हमारा जो है ऐतिहासिक और कानूनी बातों पर वो विश्वास रखता है। वो ऐतिहासिक शाही ईदगाह को ऐतिहासिक मानता है। बिल्कुल अमन, और 2 बजे को लेकर सभी की नजर टिकी हुई है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां गौतम बुद्ध नगर में 80 जगहों पर छापा मारा गया है। विजिलेंस टीम की 80 जगहों पर ये छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है और मुख्य अभियंता के नेतृत्व में यह अभियान चला है। 18 से ज्यादा जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। 68 जगह पर जांच चल रही है। 16 कनेक्शन में गड़बड़ी भी पाई गई है। मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी और अधिकारियों कर्मचारियों की सूची जल्द तैयार की जाएगी, ये बात सामने आई है। तो बिजली चोरी को लेकर प्रशासनिक अमला जो है एक बार फिर से एक्टिव होते हुए, जहां पर कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और इसी के साथ साथ 18 से ज्यादा जगहों पर ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में 68 जगह पर जांच चल रही है। 16 कनेक्शनों में गड़बड़ी भी पाई गई है। मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जल्द तैयार होगी और सूचीबद्ध होने के बाद इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा कि योगी सरकार की ओर से हर बार कहा जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर पाई जाती है तो ऐसे में चाहे वो अधिकारी हो या कोई पुलिसकर्मी हो, उस पर कार्रवाई होना जो है वो बिल्कुल तय है। और ऐसे में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान चलाया गया और आने वाले समय में यह अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि जब तक बिजली चोरी की घटनाएं जो है शून्य नहीं हो जाती हैं तब तक ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में 80 जगहों पर ये छापा मारा गया है। कई जगहों पर बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी पाई गई है और ऐसे में एक सूची तैयार की जाएगी, यानी पूरा जो ब्यौरा है वो उसका बनाया जाएगा। लिस्ट बनाकर अधिकारियों की उस पर कार्रवाई होगी और बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान यहां पर देखने को मिला है और विजिलेंस की टीम ने 80 जगहों पर ये छापेमारी की है और ऐसे में कई जगहों पर गड़बड़ी पाई गई है। ये अभियान आने वाले समय में भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है और ऐसे में जो तमाम लोग बिजली चोरी करते हैं उनमें हड़कंप इस समय मचा हुआ है। और इस बीच नोएडा से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा
से में जो कार्रवाई देखने को मिली है, गौतम बुद्ध नगर में 80 जगहों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है, क्या कुछ इसमें पाया गया है? बताया जा रहा है कि 16 से 17 जगहों पर बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी भी है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में होगी? ये आपको बता दें कि कुछ दिनों से जो है बिजली विभाग में लगातार शिकायत मिल रही थी कि लगातार नोएडा में जो है बिजली चोरी की जा रही है। इसको लेकर जो है शासन ने और बिजली विभाग ने जो है फिर नोएडा पूरे जिले में 80 जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी करने के दौरान कई लोगों को जो है वहाँ मीटर में गड़बड़ी और साथ में जो है जो मेन लाइन होती है उनमें लाइनें डाल के जो है बिजली चोरी की जा रही थी। और आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बताइए जरा कि लिस्ट तैयार की जाएगी इसको लेकर। जी अभी जो बिजली विभाग ने जो कार्रवाई की है उससे जो है 16 कनेक्शनों के जो लोग हैं जिन्हें 16 कनेक्शनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और 18 लोग इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरा जुर्माना लगाया जाएगा और उनको कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। और गौतम बुद्ध नगर के अलावा और कौन कौन सी जगहों पर बिजली चोरी की जो है शिकायतें सामने आ रही हैं जहां पर आने वाले समय में कार्रवाई? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अभियान जो शुरू हुआ है वो तब तक चलेगा जबकि जो घटनाएं हैं, जो चोरी की घटनाएं, वो जीरो नहीं हो जाती हैं। ये आपको बता दें कि जिस तरह से जो बिजली विभाग को जो है बिजली विभाग के राजस्व को जो है करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है, ये जब सब बिजली चोरी करते हैं इनसे जो है हर साल जो है करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसको लेकर बिजली विभाग जो है एकदम सतर्क हो गई कि अब जो भी बिजली चोरी करता पाया गया उसे नहीं बख्शा जाएगा और जो लोग चोरी करते हैं बिजली पाए गए हैं उनके ऊपर भी पूरी तरह से निकल सकती जाएगी। और इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की तौर से की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या? जी अभी तक इस अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई है। अधिकारी ने कहा है कि जो भी बिजली चोरी कर रहे हैं अब उन पर पूरी तरह से उनके एक्शन ले रहे हैं और उन पर एक्शन किया जाएगा। और साथ साथ में आपको बता दें कि बिजली विभाग के भी कुछ जो लोग हैं उनकी बिजली भगत से भी ये जो है काम चल रहा है। आपको बता दें जो स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी है या कहीं भी बिजली में इस तरह से चोरी पाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो भी उसमें लिप्त पाए जाते हैं। ठीक है। और आने वाले समय में भी अभियान जो है देखने को मिलेगा कि और ज्यादा तेजी से लागू हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने क्राइम कंट्रोल को लेकर तबादले किए हैं, जहां एक साथ 21 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। बता दें कि एक निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।